नहीं दी थी मैंने, बाकी सब डीसीटी होमवर्क दे चुका हूँ ना। चलो खत्म कर लेते हैं आज इस टॉपिक को। एम्पियर्स सर्किटल लॉ खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम बचेगा, डिस्कस टॉपिक है, लास्ट है टॉपिक। एम्पियर्स जैसे गॉस लॉ था वैसा ही लगभग ये है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स किसका नाम है? महान वैज्ञानिक का नाम पे ही ये लॉ रख लिया। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या था? लॉ है तो कोई प्रूफ हो नहीं सकता, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, तो उन्होंने लॉ बनाया बिल्कुल वैसा ही जैसा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था? E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ई कौन सा आता था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब की वजह से। और क्यू एनक्लोज मतलब जो तुमने गॉसियन सरफेस मानी है उसके अंदर वाला चार्ज। यहाँ पे ये इसी से ही प्रेरणा लेते हुए उन्होंने एम्पियर्स सर्किटल लॉ बनाया। और एम्पियर्स सर्किटल लॉ था P डॉट डी एल इक्वल टू देखो जरा इसे, फिर जरा समझने की कुछ है क्या। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये लिखेंगे, जरा डेफिनेशन लिखें उसकी। एम्पियर्स सर्किटल लॉ के नीचे डेफिनेशन लिखें, स्कूल में लिखने को आ सकती है डेफिनेशन। द लाइन इंटीग्रल the line integral on a closed curve, the line integral on a closed curve of any shape, the line integral closed curve any shape equal to q naught times, naught मतलब permeability, not times the net current, not times the net current times the net current, the bounded area bounded by the, not times the net current, the area bounded by the curve. पॉइंट वन, एक पॉइंट वन लिखेंगे। लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल line integral is independent of shape of path, line integral of shape of path, position of wire within, line integral is independent of shape of path, position of wire within it, wire within. So 2.2, the statement b dot dl equal to 0, ऐसे लिखना b dot dl equal to 0, the statement b dot dl equal to 0 does not necessarily mean
does not necessarily mean that B equal to 0 everywhere. Does not necessarily mean that B equal to 0 everywhere along the path. Does not necessarily mean that B equal to 0 everywhere along the path, but only that no net current is passing through. Net current is passing through. The statement B dot dl equal to 0 does not necessarily mean that B equal to 0 everywhere along the path, but only that no net current is passing through. Yeah. ठीक. है क्या? जैसे बिल्कुल गॉस से रिलेट करोगे तो जल्दी फील आएगा. वहां पे था E डॉट डी एस. वहां क्या था? E डॉट डी एस a closed integration equal to Q enclosed by एप्सिलॉन. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, और सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन जनरेट करता है? चार्ज को. चार्ज की वजह से ही क्या आता है? इलेक्ट्रिक. और यहाँ चार्ज नहीं आना था, यहाँ करंट आना था, क्योंकि करंट की वजह से ही क्या पैदा होता है. तो उन्होंने सोचा, और डीएस क्यों नहीं किया? कोई बता रहा है क्या? बी डॉट डीएल क्यों किया? उनके दिमाग में बी डॉट डीएल क्यों है? डीएस क्यों नहीं हो सकता यहाँ? हाँ, क्योंकि वो क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो बी डॉट डीएस जब भी तुम निकालते वो जीरो हो जाता. ये फील आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्लोज्ड लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो जब भी तुम बी बाहर निकालते, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या बन जाता? जीरो बन जाता. जनरली आंसर्स क्या आ जाते? जीरो. यहाँ डीएस नहीं हो सकता. याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ डीएस होगा कि डीएल होगा. बी डॉट डीएल होगा क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज. आई एनक्लोज मतलब उसके अंदर करंट कितना है. दूसरा पॉइंट मैंने नोट लिखवाया है यहाँ पे. पहला नोट क्या लिखा है? एक पॉइंट ऐसा था कि बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन जीरो है. इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि बी जीरो है. इस चीज का जीरो होने का मतलब ऐसा थोड़ी कि बी जीरो होगा. आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस चीज का मतलब ये गारंटेड है कि आई एनक्लोज्ड जीरो होगा. तो से देखो, ये टर्म जीरो है, इसका मतलब पक्का आई एनक्लोज्ड क्या है? नोट तो क्या है? कांस्टेंट. तो म्यू नोट की वैल्यू भी पता है हमें. पक्का समझ में आया? अब समझो, इससे एक बेसिक एग्जांपल डिराइव करके. क्या तुम्हें जैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, स्कूल डायग्राम ऐसा बनाएंगे, जैसे कोई भी पाथ ले लिया. ये तुमने 2D फिगर लिया है, ये चला गया. 3D में कैसे लगाओगे? एरिया थोड़ी लेना है तुम्हें. क्या लेना है? लेंथ लेना है. एक सर्कल या फिर मान लो ऐसा कोई रैंडम शेप बना दिया तुमने, और मान लो है I1 और ये है I2, और दे दिया गया I1 ग्रेटर देन I2. दो करंट हैं इस शेप के अंदर. तो अगर तुम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते, वैसे इसका मतलब पता है सबको? करंट ऊपर आ रहा है, क्रॉस का मतलब क्या है? करंट अंदर. अगर इसमें तुम लगाते तो ध्यान दो, ये डीएल है पूरा. क्या है? सारे डीएल वेक्टर्स है. ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आया होगा? ऐसे सर्कुलर लाइंस. इसकी वजह से ऐसी सर्कुलर. ये समझ में आया? लेकिन बी डॉट डीएल करते समय सिर्फ वो हुआ होगा. ये समझ में आ रहा है? डीएल ये है और सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो हमें इन दोनों के बीच में क्या ढूंढना पड़ा होगा? एंगल वगैरह ढूंढना. तो हम ढूंढ नहीं सकते ऐसे रैंडम सा शेप. कैसे निकालें इतने? तो यहाँ पे अगर तुम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे तो क्या लगाओगे? बी डॉट डीएल
इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड में क्या लिखोगे, तो एक और लिख दो I1 I2 और एक बार भी लिख दो I3। सिर्फ I1 I2 आएंगे या फिर I3 भी आएगा, और I1 माइनस I2 लेना है या I2 माइनस I1 लेना है, क्या लेना है, ये अपने आप फील आता जाएगा। I1 I2 से बड़ा है, चलेगी, I1 की चलेगी। पक्का समझ में आ रहा है लॉक कैसे लगाना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल है जिससे अपन लॉ को प्रूव, ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है आई नॉट, यहां से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उधर, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है आर डिस्टेंस। म्यू नॉट कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई नॉट बाय आर साइन 90 प्लस आया था मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस आई बाय, सही है। सपोज मुझे ऐसे नहीं निकालना है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इंटीग्रेशन से निकाल लेते थे, ये रिजल्ट हमने कहाँ से निकाला था, इंटीग्रेट करके तो निकाला था, साइन अल्फा प्लस, यहाँ पे याद था, इंटीग्रेट करके निकाला था एक। ऐसे ही हम वहां करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक हम इंटीग्रेशन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है उसको गॉस लॉ की जरूरत ही क्या है, उसका बहुत तगड़ा इंटीग्रेशन है, अपने ऐसा नहीं, मतलब हर चीज इंटीग्रेट कर पाए वो, तो गॉस लॉ की जरूरत ही नहीं है, वो हर चीज ही, हर इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंटीग्रेट करके निकाल सकता है। लेकिन गॉस लॉ वहां काम आता था जो इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाते थे, ऐसे ही यहाँ भी इंटीग्रेट कर पाए तो बढ़िया ही है। अब जैसे इसको गॉस लॉ से निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक क्लोज्ड लूप मानूंगा, तो मैंने ये मान ली, ध्यान देना, बिल्कुल गॉसियन सरफेस की तरह ही मानना है यहाँ पे, ऐसा सिमेट्रिक सरफेस, सिमेट्री होगी तो ही काम बनेगा, नहीं होगी तो काम भी नहीं बनेगा। तो एक सर्कुलर मैंने ऐसा मान लिया सरफेस, और उसके सेंटर पे चार्ज कितना है आई नॉट, और मुझे यहां से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है मैग्नेटिक, तो ये मैंने सरफेस मान लिया। ध्यान दो, इस सरफेस को ऐसा सर्कुलर मान सकते थे, ऐसा अजीब सा रैंडम मान सकते थे, लेकिन रैंडम मानने में और सिमेट्रिक मानने में क्या डिफरेंस है अभी समझ में आ जाएगा। जरा इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना कैसा आ रहा है, डायरेक्शंस बताओ, ऐसे सर्कुलर में ही तो आ रहा है, मैं क्या बोल, ऐसा ही तो आएगा, इस जगह आर जगह निकालोगे तुम ऐसा, यही तो आएंगे डायरेक्शंस, सर्कुलर लूप ऐसा वायर। तो मुझे बताओ जब तुम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे, तुम बोलोगे P डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज, मैं पहले लॉ लिख लिया, फिर तुमने बोला जो बी यहाँ है, जो बी यहाँ है वो बी यहाँ है, पूरे में बी सेम है कि अलग अलग है, सेम आएगा बराबर डिस्टेंस, और जब तुम बी डॉट डी एल करोगे तो बी क्या बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर जगह क्या है सेम, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करो, ई सेम होता था तो ई क्या हो जाता था, बाहर आ जाता, सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज की जगह क्या ले लोगे, बी इंटू डीएल का सारे डीएल जोड़ दो जरा, ये क्या बन जाएगा बाई आर, बी कितना आया आई नॉट, क्या सेम आया या अलग आया, तो जरूरी नहीं है कि हमने वो रिजल्ट हमने इंटीग्रेशन से निकाला, तो ये रिजल्ट हमने कैसे निकाला, ये रिजल्ट हमने एम्पियर सर्किट, तो सबसे पहला एम्पियर सर्किटल लॉ में जब तक सिमेट्री नहीं होगी तब तक तुम किसी का मैग्नेटिक फील्ड निकालने में खास मदद नहीं मिली, जब भी सरफेस माननी है वो कैसी माननी है, माननी, ध्यान देना,
यहीं पे मैं एक काम करता छोटा सा, ध्यान देना सब लोग, सुनो। एक वायर यहां रख देता, एक वायर यहां रख देता 2i0 का, तो क्या हर जगह बी बराबर होता? नहीं होता। तो फिर बी डॉट, तो एम्पेयर सर्किट लगाने में कोई दिक्कत नहीं, लगाओ बिल्कुल, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। राइट वाला पार्ट तो लिख दोगे, म्यू नॉट इंटू 2i0। लेफ्ट वाला ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा ऊपर जैसा, बी बाहर नहीं आ पाएगा। बी बाहर सिर्फ तब आ पाएगा जब सब जगह क्या होगा, बी। सोचो ना, बी इंटू ये लेंथ, बी इंटू ये लेंथ, बी इंटू ये लेंथ, बी इंटू ये लेंथ, ये लेंथ, तो बी सब में से बाहर आ गया, सारे टर्म्स में से सिर्फ सारी लेंथ ही तो जुड़ गई डायरेक्टली। मैं क्या बोल रहा हूँ? और बी और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? cos जीरो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो बी अपने आप ही क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो यहां भी उसी चीज में हेल्प मिलेगी। यहां पर मैग्नेटिक है, सरफेस के लगते हो तुम। बजे जागते हो? सुबह 7 बजे नींद हो जाती है पूरी तुम? मैं तो अब आया हूँ सुबह, लोगों के लिए थोड़ी आता हूँ सुबह, मेरे लिए टाइम निकालना है मुझे करना। मैं 10 बजे आराम कर। देख लिया? हटा दूं? हाँ। मैं कितने बजे सोता हूँ? क्या करो जल्दी, क्या करते रहते? क्या? हटा दूं? हटा दूं? चलो ध्यान दो। अब जैसे मुझे निकालना है अलग अलग स्ट्रक्चर्स के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले करंट डेंसिटी हम डिफाइन कर चुके हैं, क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, सही है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या होगा? करंट पर यूनिट एरिया। जैसे मैंने बोला, एक ये सिलेंडर था, उसका टॉप व्यू है मान लो, करंट डेंसिटी क्या कर रहा हूँ, एक सिलेंडर था जिसका टॉप व्यू दिया हुआ है। टॉप व्यू मतलब
ऊपर से देख रहे हैं, सिलेंडर कहाँ है, पीछे उस वाली क्लास में, पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और बोला इस पूरे में से जो करंट निकल रहा है बाहर, इसका रेडियस आर, पूरे में से करंट बाहर निकल रहा है और टोटल करंट जो बाहर आ रहा है वो दे दिया तुम्हें आई नॉट। कितना दे दिया, ये टोटल करंट कितना बाहर आ रहा है, आई नॉट। करंट डेंसिटी क्या डिफाइंड होगी, कांस्टेंट होगी, और कितनी होगी, आई नॉट बाय, करंट कितना निकल रहा है बाहर, टोटल, टोटल आई नॉट है, एक नहीं है ये आई नॉट, टोटल कितना है आई नॉट, और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। करंट डेंसिटी क्या डिफाइंड हुई, आई नॉट बाय पाई आर स्क्वायर। इसी समय ये तो वेरिएबल नहीं हुई, ये तो कांस्टेंट करंट डेंसिटी हो गई। अगर कोई मुझे ये दे दे, ये एक सिलेंडर है, इसका टॉप व्यू है और ये रेडियस आर है, ऐसा करंट है, और कोई मुझे दे दे कि J इक्वल टू ए नॉट आर स्क्वायर, और मुझे बताए बोले करंट सिलेंडर पर लिख लेना, ये टॉप व्यू क्या चल रहा है, ए नॉट आर स्क्वायर, ए नॉट क्या है, कांस्टेंट है कोई भी, आर स्क्वायर मतलब, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं, बाहर करंट बढ़ रहा है या अंदर बढ़ रहा है, एक सिलेंडर है जिसका टॉप व्यू दिख रहा है, आगे जाता जाऊंगा तो करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम सरकमफ्रेंस की तरफ पहुंचते जाओगे करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है, आर जीरो पे करंट कितना है, यहाँ से, तो ऐसी करंट डेंसिटी, एक करंट निकालना है, क्या करोगे, निकाल दो जरा। ऐसा कुछ है, कैसे करोगे, बहुत जरूरी है इसमें, ये पूरा पूरा गॉस लॉ जैसे चलेगा। क्या करोगे बताओ, एक एलिमेंट काटोगे, कैसा, यहां से एक्स पे, ये देखो ये मैंने एलिमेंट, और मैं ये निकाल लूं ये रेड एरिया में से कितना करंट जा रहा है, इस पूरे रेड एरिया के लिए करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, से में कितना अंतर आ जाएगा, एक्स तो छोटा है ना, इतने से में क्या अंतर आ जाएगा, तो हम करंट लिख लें इस छोटे से एलिमेंट से, इस एलिमेंट से करंट लिख लें कितना, ऐसे लिखेंगे, करंट डेंसिटी कितनी होगी यहाँ पे, जे नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एरिया कितना होगा, तो ये पूरा एरिया कितना होगा, 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके आर तक, क्या ये आई टोटल हो जाएगा जो निकल रहा है यहां से, ऐसे ही करते, जे नॉट बाहर निकाल लो, जे नॉट पाई बाहर निकाल लो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो से पाई जे नॉट बाय 4 आर की पावर निकालेंगे, तरीका पता चल गया। अभी काम कहाँ आने वाला है जरा समझ, अब हमने वहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, पहले एक शेल का पढ़ा था, फिर एक सॉलिड पेयर का पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालना।
मान लो तुम्हें एक हॉलो सिलिंड्रिकल वायर दे दिया जाए, ये रहा हॉलो सिलेंडर, और इसमें से करंट निकल रहा हो आई नॉट, रेडियस दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर, साइड सिलेंडर लिख दूं अभी? या फिर इसको डिनोट करने का तरीका ऐसा भी तो हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड एट आर लेस देन आर, हम वहां करते थे गॉस में, आर लेस देन आर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एट आर ग्रेटर देन आर करेंगे, अंदर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर कितना होगा। मेरा सवाल ये है, ये सिलेंडर का टॉप व्यू है, अब पूरा सिलेंडर तो कैसे बना दोगे तुम पेज में, या तो फिर सीधा बना दो ऐसे करके, हमारी इच्छा, मैं टॉप व्यू फील कराना चाह रहा हूँ इसलिए कि सिलेंडर कहाँ है, पूरा पीछे है, और ये हॉलो सिलेंडर है, ये दिखा, तो करंट आ कहां से रहा है, हवा में बह रहा है, हवा में, हाँ, करंट को फ्लो करना है तो ये तो खाली है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया से बाहर, ऐसा, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल कर्व्ड सरफेस, लेकिन यहाँ पे करंट वो लोग ने डिफाइन किया है, वो ऐसा किया है, सरकमफ्रेंस से तो बाहर बह सकता है, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे सर, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया से बाहर नहीं, जैसे ये सिलेंडर है और अंदर से ये खाली है, तो ऐसा सरकमफ्रेंस से निकल रहा हो, कर्व्ड सरफेस एरिया से बाहर नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो फ्लो कर ही सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये पेन अंदर से खाली हो तो हवा में थोड़ी करंट फ्लो करे, करंट तो बॉडी पे फ्लो करेगा ना, कैसे फ्लो करेगा, ऐसा ऊपर जा रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है, जरा टॉप व्यू देखें, अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर ऊपर जा रहा है, ऐसा कहाँ से निकल रहा होगा, सरकमफ्रेंस से, अंदर तो खाली है, तो ऐसा फील होगा कि करंट ये पूरे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर से बाहर निकल रहा है, तो करंट डेंसिटी आई नॉट बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं, नहीं, करंट बाई एरिया होती है वो तो, यहां तक समझ में आया, डायग्राम समझ में आ गया, तो करंट ऐसा आ रहा है तो बाहर आ रहा है, तो तुम्हें अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा, और बाहर बताना है, अंदर किसी भी आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो आर, बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, क्या होगा, कैसे करेंगे, विथ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ, अंदर देख के ही बोल सकते हैं कितना होगा, क्या होगा, क्योंकि आई एनक्लोज्ड क्या होगा, फिर से जैसे गॉसियन बनाते हो वैसे ही एक यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा एक सर्कल बनाओगे, सर्कल सिलेंडर बनाओगे, वैसे सही बात बताऊं, वो तो इसका टॉप व्यू चल रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये ऐसा सर्कल बनाया, पीछे की तरफ ले गए तो वो क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया, उस सिलेंडर से कितना करंट इनक्लोज है, जीरो, तो अंदर तो आंसर जीरो है, बाहर निकालो जरा, ये लिख लिया लेफ्ट वाला,
आई बाय आर। अगर आर लेस देन आर की चर्चा करोगे तो मैं सरफेस ऐसा मानना पड़ेगा, गारंटेड सरफेस सिमेट्रिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सिमेट्रिकल होगा। जब तुम ये लगाओगे बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन और आई एनक्लोज, ऐसा सॉल्व करोगे तो बी बाहर तो आ जाएगा, लेकिन समस्या यह है यहाँ आई एनक्लोज कितना है इस सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा। लेकिन बाहर जब निकालोगे तो तुम सरफेस कैसा मानोगे, बाहर मानोगे। आप क्या सॉल्व करोगे, ये गारंटी है हर जगह बी इस पूरे सरफेस पे सेम होगा, फिर से बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज कितना बोला है, आई नॉट है टोटल, तो हमें उससे मतलब भी नहीं कहां से निकला कैसा निकला, अंदर टोटल कितना है आई नॉट, बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, बी कितना है। तो ये रिजल्ट आया कैसा, देखो ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा आया कि जब तुम बाहर निकाल रहे हो तो इस पूरे करंट को एक पॉइंट चार्ज बना के, लाइन चार्ज बना के यहां रख दो, लाइन करंट बना के, मतलब इस पूरे को उठा के कहां रख दिया गया है, पूरे को हटा के एक वायर बना दिया गया है, इस पूरे सिलेंडर को पिचका दो तो एक वायर बन जाएगा, वो वायर रख दिया गया है, उस वायर की वजह से किसी आर पे निकालते तो यही रिजल्ट आता। थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा लग रहा है, बाहर जब निकाल रहे हो तो इसको ऐसा शेप क्यों लेने का, पूरे को हटा के क्या कर दो, चिपका दो तो एक वायर बन जाएगा, और वायर की वजह से आर पे यही रिजल्ट आता है। अगर ग्राफ बनाते मैग्नेटिक फील्ड का आर के साथ, तो अंदर कैपिटल आर तक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, जीरो, सडनली मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू होती है और वो डिक्रीज, क्या ये भी बिल्कुल वैसा ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तो हॉलो सिलेंडर था, सर कुछ नहीं था। अब आ जाओ जरा, ये है एक सिलेंडर सॉलिड, जैसे टॉप व्यू है, करंट बाहर आ रहा है, का रेडियस है कैपिटल आर, टोटल करंट जो बाहर आ रहा है वो कितना आ रहा है आई नॉट इस पूरी, मैग्नेटिक फील्ड एट आर लेस देन आर, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड एट आर ग्रेटर देन आर, थर्ड ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर। फिर से हिंट दे रहा हूं, लगभग वैसे ही ग्राफ आएगा, लगभग क्या मुझे लग
11 जीरो इतना आ रहा है। स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या लिख लिया, राइट वाला हटा दूं? क्या आ रहा है पहला, आर लेस देन आर के लिए क्या आ रहा है बोलो? नॉट आई बाय 2 पाई छोटा आर स्क्वायर की बड़ा आर, बड़ा आर स्क्वायर, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर तुमने बोला म्यू नॉट आई कांस्टेंट हो गए, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी एक आर भी आएगा ऊपर, हाँ फिर सही लगा। एट लाइन हो गया, फिर एक आर आएगा तो देखो भाई सेम टू सेम। ये तो हॉलो का हो गया। जरा ध्यान दे सब लोग। ये रहा सिलेंडर, ये है इसका टॉप व्यू। कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। ये रहा सिलेंडर, टॉप व्यू, टॉप नहीं, टॉप व्यू। अंदर मैंने एक सरफेस मानू तो ऐसी मानूंगा, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इस पे जो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, जितना भी होगा सेम। तो बी डॉट आई एन, ये तो सर्किटल। अब बी पक्का बाहर आ जाएगा, जो भी होगा बी क्या आ जाएगा? बाहर। और डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा? यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, मतलब इस रेड के अंदर कितना है करंट? तो पूरे पाई आर स्क्वायर में कितना है? आई नॉट। एक यूनिट एरिया में कितना होगा? आई नॉट बाय पाई आर स्क्वायर। क्या इसी को करंट डेंसिटी नहीं बोल सकते? जे लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लो, एक में इतना, तो पाई आर स्क्वायर में कितना? पाई आर स्क्वायर इंटू आई नॉट बाय पाई आर स्क्वायर। भाई समझ में आया हो तो जे इंटू एरिया ही तो लिखा है। कितना हुआ? पाई से पाई कट गया, आई नॉट आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर वाली चीज तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर वाली वेरी। आई नॉट आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, एक आर से एक आर। मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर। ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिला
अच्छा डायरेक्शन क्या लगता है तुम्हें कि आर का डायरेक्शन होगा, बाहर होगा मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का कैसा है, ये चल रहा है, सर्कुलर लाइंस ही होंगी। बाहर आ रहा है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये किसके लिए निकाला मैंने, आर लेस देन आर। अब निकालना हूं आर ग्रेटर देन आर के लिए, फिर से वही पर ब्लू कलर से बना लेते। ऐसा बनेगा कोई सरफेस, और वही सेम टू सेम सॉल्व होगा, बी इंटू टू पाई आर, आर ग्रेटर देन आर के लिए, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड में इस बार सीधे आई नॉट आ जाएगा, टोटल करंट। ये बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट बाय पाई आर। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बाकी सब तो क्या है, तो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा एक चीज चेक और कर लो, आर लेस देन आर के लिए डेफिनेशन ये, और आर ग्रेटर देन आर के लिए वो है। एग्जैक्ट आर इक्वल टू आर रखो जरा, इसमें आएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर, रखो म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल, मतलब डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, सेम ही पॉइंट से स्टार्ट होगा। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फर्स्टली ये वैल्यू लिखना चाहो तो लिख दो। पक्का जिला, अब करो, अब वेरिएबल के करके। तो ध्यान दो, यहां पे जाने अनजाने में करंट डेंसिटी हमने डिफाइन कर दी, आई नॉट बाय पाई आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, क्या पता वेरिएबल कर दें वो करंट डेंसिटी। अभी तो करंट कैसा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बराबर, क्या पता अब करंट बाहर ज्यादा हो अंदर कम हो, बाहर मतलब एंड कॉर्नर्स पे ज्यादा हो, कैसे भी वेरिएबल हो सकता है करंट, वेरिएबल होगा तो कैसे जानने के लिए। कब है अब नेक्स्ट, यानी क्या दूं, सेम क्वेश्चन, कुछ सेम सब, बस आई नॉट नहीं है, जे इक्वल टू जे नॉट आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा ये कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, सिर्फ ये वेरिएबल है, अब निकालना है तुम्हें, ये निकालो।
ये है, तो ध्यान दो, ये शेप है, ये सिलेंडर है, टॉप व्यू है फिर से हर एक चीज का, और ये अंदर खाली, ये बीच में से करंट निकल रहा है बाहर, ये शेडेड एरिया से करंट निकल रहा है, मैंने बता दिया, आर लेस देन ए, ऐसा ऐसा, और करंट कितना निकल रहा है, आई नॉट निकल। ग्राफ भी बना देना, हाँ सब कर रहे हो तो ग्राफ। क्या क्या आएगा पे आएगा, पढ़ के जाना, क्या आएगा देखना, और देख चुके हो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हारे।
शॉट्स कितने घंटे के होते हैं? 8 घंटे लगातार बैठ लेते हो तुम? किस्तों में लेते हो? किस्तों में लेक्चर लेते हो? 8 घंटे में हो जाता है? ए, चलो डीसीटी पे आ जाओ, डीसीटी 8 कर लिए ये दोनों? अभी रुक जाओ, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। डीसीटी 8 में भी कुछ क्वेश्चन करो इसी टाइप के। वो है क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 4 करना है, 5 करना है। लैंग्वेज समझाने के लिए दे रहा हूं। क्या है ना, सिलेंडर नहीं देखते देते वो, कभी कभी ऐसे पैरल फोल्ड पाइप देते हैं, कुछ भी देते हैं वो। 6 हो गया, उसका मतलब क्या है समझ में आ जाएगा। 8 तो हो गया। जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ये सारे पहले से किए हुए हैं तुम्हारे। करो जरा।
जी। अरे अच्छा। जाओ शुरू हक से। बाहर बाहर। मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा बाहर अंदर से। आंसर्स पे क्या फर्क पड़े। एक्सप्रेशन तो वही है। पांच है ना हो गए। सोलेनॉइड और टोरॉइड नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट मानेंगे, ईएमआई का। इसका पार्ट ही नहीं मान। मतलब इस डीसीटी के सोलेनॉइड और टोरॉइड के क्वेश्चन हमें तब लगाने हैं जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में रिदी रह गए हैं। पांच रह गए। पांच रह गए। 4-5 महीने आएगा। बोर्ड्स। बोर्ड। बोर्ड्स में क्या फोटो चाहिए तुम्हें।
बार में ऐसा है। कौन से स्कूल में हो? छापेंगे? 3 वुड में ले लो, वो छापते हैं। अजीब सा। ऐसे स्कूल ले लो जिसमें तुम ही टॉपर बनो। करो। अंग्रेजी में तो नंबर आ जाएंगे ना। ये पढ़ाई थी ना अंग्रेजी। क्या होती है वो बुक? फ्लेमिंगो वगैरह पोयम वगैरह के हैं। नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं आएंगे। ये अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी। दिक्कत कम मैथ्स में आएगी, दिक्कत ज़्यादा फिजिक्स में आएगी बोर्ड्स में। मैथ्स में लैंग्वेज नहीं लिखनी, फिजिक्स में लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। हाँ। एमपी बोर्ड में क्वेश्चन करो। शांति से सवाल करो भाई। यही करो तुम, आईआईटी करने के बाद व्यवस्थाएं ढूंढो। गए। कब है बोर्ड्स की? कुछ डेट वगैरह आई है क्या? फिर भी लगभग। हाँ तो बोर्ड्स के टाइम तो पढ़ नहीं पाओगे, कोई कितना भी 30 मार्क का हो तुम। जैसे ही बोर्ड्स का प्रेशर आएगा सब भागोगे घर। हर जगह की कहानी है, हर साल की कहानी है। सब आईआईटी वाईआईटी भूल जाओगे बोर्ड्स के 15-20 दिन पहले। कोई नहीं आएगा कोचिंग। साल का ही वही है। तो कोशिश करो वो 15-20 दिन का दिमाग लगाओ। हर बार यही गलती होती है, सबसे होती है। ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिनको आ रही हैं, थोड़ा सोच के चलना कि बोर्ड्स के 10-15 दिन पहले तो नहीं पढ़। कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सबको वही डर रहेगा कि उतनी परसेंटेज ही नहीं आई तो फिर 2 साल में क्या करने का मतलब। डर वाजिब भी है, वो 15 दिन कोई नहीं पढ़ेगा। ये आईआईटी का बता रहा हूँ। सीटीवी सब भूल जाओगे, सिर्फ सीआरटी फ्लेमिंगो। तो बोल रहा हूँ, थोड़ा कवर करने के लिए पहले से दिमाग लगाओ। और कुछ कुछ होते हैं जो नहीं छोड़ते। मैं भी करता था, मैं तो ऐसे ही, मुझे लगा फेल होना है तो वैसे ही हो जाऊंगा, तो 50 दिन तक आईआईटी की। मतलब मैं एक भी दिन बोर्ड्स का नहीं पढ़ा। हाँ जैसे कल फिजिक्स का पेपर है तो मैं पहले पढ़ लिया और कैसे आ गए। हाँ। 75। मेरे तो 90 थे दोस्त। ये क्या करना है? चलो शांत रहो।
अरे इधर ध्यान दो, अरे अब तो दे ध्यान दो, पहले आ जाते थे। चलो इधर ध्यान दो। हाँ, ये अगर r लेस देन r की चर्चा करें, जैसे मैंने यहाँ पे x ले लिया, शांत रहो, b डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। तो b डॉट डी एल कितना है, पाई एक्स म्यू नॉट इंटू, अब समस्या है आई एनक्लोज की, आई एनक्लोज ऐसे नहीं निकलेगा, सीधे तुम जे इंटू एरिया कर दो, ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि जे कांस्टेंट नहीं है। आई एनक्लोज के लिए एक अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस पूरे में, आई एनक्लोज के लिए एक अलग सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर से वही, यहां से एक्स पे एक एलिमेंट काटा, उसमें से देख लें कितना करंट जाएगा, उसमें से करंट जाएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं देखो, जे नॉट एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स, ये चला करंट डेंसिटी इंटू इस छोटे से एलिमेंट का एरिया इक्वल टू करंट थ्रू इस छोटे से एलिमेंट, से एलिमेंट से करंट आ गया, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दें, 0 से x तक, कंप्लीट x तक जितना करंट है वो पूरा आ जाएगा, के अंदर x तक कितना करंट भरा हुआ है, तो b इंटू 2 पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, ये सब बाहर निकाल लो, जे नॉट 2 पाई बाय आर स्क्वायर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो पाई से पाई, b इक्वल टू म्यू नॉट जे बाय आर स्क्वायर, एक x से एक x काट दूंगा तो जिला कि नहीं जिला, सही है यही। अगर अगर मैं x ग्रेटर देन लूंगा तो भी सेम टू सेम सॉल्व होगा, x ग्रेटर देन r पे, बस एक छोटा सा अंतर आएगा, म्यू नॉट इंटू, ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तुम्हारा, वो कहां से कहां तक होगा, 4 तक, चला। टोटल टोटल करंट चाहिए ना मुझे, टोटल करंट मतलब इस पूरे से कितना आ रहा है, तो 2 पाई से तो फिर से 2 पाई कट गया, ये x लेस देन आर के लिए, x ग्रेटर देन आर के लिए, p इंटू एक्स इक्वल टू म्यू नॉट जे बाय आर स्क्वायर, इस चीज का इंटीग्रेशन एक्स यू आर 4/4 यानी r की पावर 4/4, p आया म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाय 4 1/x, यानी ये सब तो कांस्टेंट है, 1/x के। ग्राफ बनाओगे तो पहले एक्स क्यूब का बनेगा, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है ऐसा, फिर बाद में कैसा बनेगा, 1/x टाइप का, एक्स स्क्वायर जैसे ही मान, शेप से क्या लेना दे, क्या। अच्छा इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस वाले में, इसमें तो टोटल करंट आई नॉट दिया है ना, आर लेस देन ए का आंसर डायरेक्ट दिख रहा है कितना होगा, 0। यहाँ पे जब तुम एलिमेंट मानोगे तो मैं बोल देता हूँ एक्सप्रेशन, p डॉट 2 पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, कैसे लिखोगे आई एनक्लोज, आई नॉट कितने एरिया से जा रहा है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो एक यूनिट एरिया से कितना जा रहा होगा, आई नॉट बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतने एरिया से कितना जा रहा होगा, ध्यान देना, लिख दे रहा हूँ, शायद दोबारा गलती हुई, यहां से निकाल रहे हैं 0, p डॉट डी एल नॉट इंटू, ये चला, यही लिखा है क्या, सही है, पाई से पाई, p इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर माइनस,
एक एक्स भी आएगा, ग्रेटर देन के लिए भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ सब कुछ वैसा ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओ तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गॉस लॉ जैसा चल रहा है कार्यक्रम, कोई ज्यादा खास अंतर है नहीं। सिक्स में फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट मोमेंट पे कुछ तैयारी नहीं हो पाएगी। बोर्ड्स के लिए अगर सच में कुछ ठग करना है, एक अलग से सिंपल सा काम करना है, एक अलग से एक सिंपल सी कॉपी बना लो, मैं लगभग डेरिवेशन लिख लो। जैसे एम्पियर्स सर्किटल लॉ के ये एक दो डेरिवेशन हो गए पुराने जो एनसीईआरटी में है। और एनसीईआरटी से मत पढ़ो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी बोर्ड्स की ना किसी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज और डेफिनेशन और जो एक्सप्रेशन है बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, को समझ ही नहीं आएगा, इतने गंदे हैं, फील भी नहीं आएगा पढ़ने का। पढ़ो एनसीईआरटी, ऐसी किताबें आती हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिन्होंने एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करके कुछ एग्जाम्पल्स बना के दिए, ऐसी चीजें यूज करो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही गंदी है। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट समझाने से ज्यादा अंग्रेजी पे ध्यान दिया गया है। इंग्लिश अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे ना लगे, इंग्लिश अच्छी होनी। रिप्रेजेंट करने के तरीके, एक कूलम्स लॉ को ही उन्होंने पता नहीं कैसे R21 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर कुछ भी करके लिखा है। गंदे, ये सब यूज नहीं करना है बोर्ड में, कोई समझ नहीं आएगा चेक करने। आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान इस बात का रखना है कि उसको समझ में आए, चेक करने वाला है। जिनको ठीक ठाक आती है फिजिक्स या मैथ्स, हमारे पेपर में ईगो नहीं दिखनी चाहिए। हमारे पेपर में ईगो दिखी उसको, तुमने कुछ ऐसी चीज यूज कर ली जो यहाँ सीखी है, सीरीज यूज कर ली सपोज कोई अच्छी, तो नहीं पता हुई, काट देगा मार्क्स। तुमको नहीं देगा, तुमने उसको नहीं देगा, उसने तुम्हारी ईगो देखी पेपर में, ये कर दूसरे तरीके से भी सकता था लेकिन जानबूझ कर इसने, काटेगा वो तुम्हारा। फिजिक्स में भी ये दिक्कत आएगी, सोच समझ के करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, नोड नोड मेथड लगा रहे हैं, यहाँ का जीरो मान लो, बोलेगा क्यों मान लो, ये कौन सा, उससे करो I1 I2 वाले मेथड में। I1 मानो, I2 मानो, KVL, KVL का वो बुरा इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो लॉ है, मैंने भी पढ़ा है। नोड का वो बुरा इसलिए मान लेगा, वो बोलेगा जीरो क्यों, यहाँ तो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है ना कि कहीं का भी जीरो मान के सॉल्व कर दो, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बोलेगा क्यों मान लिया। तो ये दिमाग लगाना है कि वहां क्या लिखना है, मेन तो ये। तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले ये डिकोड करना था। एक दिन पहले जब तुम्हारे पास टाइम रहेगा तब तुम बैठ के सिर्फ ये डिकोड करना कि तुम्हें क्या नहीं लिखना है वहां, इससे एग्जामिनर को दिक्कत आ जाएगी। आंसर्स वाली दिक्कतें बहुत कम आएंगी। अगर बोर्ड का पेपर न्यूमेरिकल बना तो ये जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। न्यूमेरिकल में तो समस्या नहीं आएगी, तुम यहाँ न्यूमेरिकली तो करते आए हो यार, 2 साल से किया ही क्या है तुमने। हाँ, दिक्कत आएगी जब वो प्रूफ करने को कुछ बोलेंगे, डिराइव दिस प्रूफ, कुछ भी चीज डिराइव करने को बोलेंगे, उसमें वो बच्चे जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलरली वो अच्छे हैं। जब वो एक ही एक्सप्रेशन को, सपोज उन्होंने बोला डिफाइन बायोट सावर्ट लॉ और डेफिनेशन लिखो, डायग्राम वाइग्राम बना दो कुछ, डेफिनेटली तुमने एक बार बनाया है, फिर तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो, फिर तुमने दोबारा कभी नहीं बनाया है। वो जो डेली बना रहा है बायोट सावर्ट लॉ अपनी कॉपी में, बोर्ड्स के बच्चे 12th में ऐसे ही पढ़ते हैं, एक ही एक्सप्रेशन को 10 बार बनाते हैं। और उसमें पेंटिंग में भी दिक्कत होगी, वायर भी थोड़ा टेढ़ा हो गया तो सीधा करके अगले बनाते हैं। तो उनके साथ ये है, वो एक्सप्रेशंस में बहुत अच्छे हैं, वो थ्योरम प्रूफ करने में या किसी भी चीज में अच्छे हैं। हाँ लेकिन फिर क्या होता क्या है, कुछ नहीं, ये है कि अपन को स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये है, अलग से कॉपी बना लो, कुछ नहीं, जब तुम्हें समय मिले 5-10 मिनट का, ज्यादा समय नहीं चाहिए एनसीईआरटी में, लोग फालतू में कुछ, 10-15 मिनट का समय तुम्हारे पास ब्रेक है, लेके बैठ जाओ एनसीईआरटी या कोई भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देख लो कौन कौन से प्रूफ हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से उन्होंने बोल दिया डिराइव बोर्ड में,
देख लो, एक कॉपी में साइड में ड्राइव करके रख लो, ऐसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जैसा उन्होंने किया है एग्जैक्ट वैसा कर दो, खुद करके देख लो जो तुम्हें अच्छे से आता है। तो ऐसे काम बनाना पड़ेगा, और वो एक दिन में 3 दिन में नहीं होगा। अभी से बैठोगे, एक हफ्ते में तुमने अगर डेली का 15 मिनट भी निकाला एक दो एक्सप्रेशन के लिए तो काम बन जाएगा। मेन गेम एक्सप्रेशन का है, थ्योरी पढ़ने का कोई ज्यादा गेम नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ेंगे तब एनसीईआरटी के लिए मतलब कोर्स के लिए प्रिपेयर होंगे, वो सब तो हो जाएगा, में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी बहुत सारे प्रूफ्स हो जाते हैं तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू होते हैं तुम्हारे प्रूफ, अल्टरनेटिंग करंट पे बंद होंगे तुम्हारे प्रूफ, बहुत सारी चीजें एक्सप्रेशन से इकट्ठे हो जाएंगे। तो अभी कर लो। दिक्कत बहुत होती है लास्ट टाइम पे, को ये समझ नहीं आता कि मैं थ्योरी पढ़ूं, डेफिनेशन पढ़ूं, या मैं ये प्रूफ करूं। और न्यूमेरिकल की समस्या नहीं आएगी वहां, न्यूमेरिकल जैसी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हम पूरी डीसीटी लगा रहे हैं, 600 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और फिर भी हमसे नहीं बन रहे, तो वो तो फिर उनसे भी क्यों बनेंगे, बिल्कुल नहीं लगाए उनसे नहीं बनने। तो न्यूमेरिकल्स की समस्या, क्वेश्चंस की समस्या, फिर से बोल रहा हूँ ये गलतियां हर बार होती हैं। लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो, पढ़ना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब हम तो क्लासेस लगाएंगे, देखो हमारा काम है क्लासेस लगाना, तुम्हारे बोर्ड्स चलें ना चलें हम चलाएंगे क्लासेस। और तुम नहीं आओगे तो हर साल की कहानी है, नहीं आओगे, मिस होगा, उसका असर मेंस में दिखेगा, पहले ही मेंस में दिख जाएगा, जनवरी में ही दिख जाएगा। हाँ, कैसे छुट्टी, कुछ जो निकालना चाहते हैं वो निकालेंगे, अब थोड़ी। तो क्लासेस चलेंगी बहुत कम, हाँ कुछ छुट्टियां जरूर मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक तुम्हारा बोर्ड से 1 महीने आईआईटी की कोचिंग बंद है, ऐसा नहीं होगा, चलेगी, सब कुछ होगा। तो दिमाग ये लगाओ पहले से कर लो तैयारी, मतलब तो उसको इतना बड़ा सरदर्द मत बनाओ। मैथ्स में तो एनसीईआरटी लगा ही रहे होगे, मैथ्स में आसान है कि बुलेट बन जाती है तो एनसीईआरटी वैसे ही बन जाती है, और उसमें कुछ ऐसा बनाने जैसा है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत है, इंग्लिश भी लिखनी है, डेफिनेशन भी लिखनी है, थोड़ी सी समस्या है, इसीलिए मैथ्स में ज्यादा नंबर आ जाएंगे, मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स में कुछ भी नहीं करोगे नंबर आ जाएंगे पक्का, मैथ्स की बीटी मत लो, मैं बता रहा हूँ मैथ्स में ऐसा कुछ है नहीं खास, मैथ्स में तो काम बन जाता है, कोई प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। फिजिक्स में दिक्कत आएगी, तुमको ऐसा लगेगा पेपर में तुम करके बहुत का आए हो लेकिन आएंगे कम, इसलिए मैं बता रहा हूँ। को ऐसा लगेगा अरे मैंने फिजिक्स में पूरा कर दिया, एक सवाल नहीं था जो मुझे पता नहीं था, एक डेफिनेशन, नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना। केमिस्ट्री में भी यही है, फिजिक्स पर मैथ में आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखो बोर्ड्स के लिए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। हर साल की कहानी है, बोर्ड्स के पहले गायब हो जाओगे, पहले मेंस के बाद गायब हो जाओगे, और वहीं आधा सिलेक्शन खत्म। जिनके मेंस वन में 99 परसेंटाइल आए, अपने यहाँ भी जो बच्चे 99 परसेंटाइल आए, 99.7 गए, भाग गए, पढ़ेंगे घर पे मचाएंगे, क्या लिया। कहने का मतलब यही है, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, घर जाके पढ़ना एक अलग सॉल्यूशन। क्लासेस आना जरूरी है, मैंने पहले ही बोला था, पढ़ तो दुनिया लेती है, तक पढ़ना बहुत, लास्ट तक कोई नहीं टिके, सब भाग जाएंगे, घर वाले ही बोल देंगे तुम्हारे बेटा बोर्ड्स पे ध्यान। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, कुछ समझ के डिसीजन लो, ऐसा नहीं है घर वाले हर समय सही, मैं खुद अपने दिमाग से काम लेना है। मैं लग रहा है कि तुम्हारे बोर्ड में 75 क्रॉस नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नहीं आना सही डिसीजन। अब नहीं नहीं आना सही डिसीजन है ना, अगर तुम्हारे नहीं आएंगे तो वो पहले ही लग रहा है। और जिसको ये लग रहा है कि मेरे तो 90 से तो ऊपर है ही, कहीं नहीं गए, वो आता है बिंदास, और आते भी हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे देखे मैंने, आते हैं, ऐसा नहीं है, मार्क्स भी आते हैं, वो लगने के ऊपर है। बोर्ड्स के पहले अगर डर लगेगा तो कुछ कर सकते हैं, और आईआईटी से ज्यादा बोर्ड्स के पहले डर लगेगा, ये लिख देता हूँ मैं किसी कागज में पक्का, कि तुम्हें ये लगेगा कि ज्यादा बेइज्जती हो अगर यहाँ नहीं हुआ। आईआईटी में तो चलो ऐसा है कि टफ गेम है, कोई दिक्कत। तो डीसीटी में लगभग मैं दे चुका हूँ, बोर्ड्स के ऊपर दोबारा डिस्कशन नहीं होगा, ये लास्ट एडवाइस थी, करना है करो, आड़ में जाओ।
इसमें मैं क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं डीसीटी 8 में जो जो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, बॉम्बे, फोर्थ, एक्सेस पे 0 होता है। अरे ये मैं वो दे रहा हूँ जो घर पे करने हैं, ये अच्छा मैं यहाँ भी दे चुका हूँ क्या? 8 तक दे चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ जो जो घर पे करने हैं, सोलेनॉइड वाले नहीं करने हैं, बहुत कम करने हैं इस बार क्वेश्चन। पेज नंबर 56 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37। बस ये सोलेनॉइड और टोरॉइड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है सोलेनॉइड वगैरह को। अब अपन आगे चलते हैं, जरा प्लेट व्लेट और पढ़ लेते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, हो गया। फोर्थ का क्या है, सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ रेडियस ए कैरीज करंट आई टायर वायर, हियर इज द मैग्नेटिक आर फ्रॉम द सेंटर। सही है, अंदर तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, आगरा सही है, चेन्नई भी सही है, दिल्ली एट आर इक्वल टू ए मैक्सिमम एट आर इक्वल टू, ठीक है, दिल्ली भी सही है। एक्सेस पे क्या होगा, 0 होगा क्या? हाँ एक्सेस पे 0 होगा, इमेजिन करना खुद ही एक्सेस पे। पांचवा क्वेश्चन समझ में आया, ये थिन वॉल्ड पाइप क्या है? अलोंग द लेंथ मतलब क्या हुआ, एरिया से फ्लो हो रहा है या सरकमफ्रेंस से फ्लो हो रहा है? पहला वाला केस, सबसे पहला वाला सर, अलोंग द लेंथ मतलब सिलेंडर की लेंथ, मतलब के बीच में से नहीं जा रहा है, वो कहां से निकल रहा है? कौन सा आंसर सही है? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज 0, बॉम्बे सही है, बाकी सब गलत है। मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इनसाइड द पाइप इज सेम, गलत है। चेन्नई गलत है, दिल्ली गया मैग्नेटिक फील्ड गलत है। छठवा, लॉन्ग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज अ, पाइप मतलब समझ रहे हो ना, सिलेंडर ही है। कॉपर पाइप कैरीज अ करंट, डायरेक्ट करंट, द करंट विल आउटसाइड द पाइप। क्या है आंसर इसका? लेकिन ये तो लिखा नहीं है करंट एरिया से जा रहा है, किससे जा रहा है, कैसे बॉम्बे लगा दिया? ये सॉलिड होगा, नहीं हॉलो बोला है, हॉलो बोला है, बोला है, बोला है, बोला है, ओनली आउटसाइड सही है। अगर नहीं बोला जाए तो क्या मानेंगे, वायर को सॉलिड मान लेना, और अगर हॉलो दिया जाए तो क्या है, नहीं दिया जाए तो सॉलिड मान लेना बाय डिफॉल्ट। आठवां, क्या, a surface charge density on a ring of radius r and width d, so it rotates with frequency। अरे यार तुम लोग एक ही चीज में कैसे फंसते हो, एक रिंग है घूम रही है, उस पर चार्ज है, घूम रही है तो करंट आया होगा, करंट अगर पता है एक रिंग का तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब तुम करंट जो ना कुछ तो डिकोड करो, कैसे आएगा करंट? एक रिंग है, उस पर चार्ज है, मैंने क्लास में कराया है ऐसे क्वेश्चन, एक रिंग है उस पर चार्ज है, रिंग घूमने लग गई, रिंग के घूमने से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। और अगर एक रिंग में करंट है तो सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। मेन गेम तो आई का है ना, आई कैसे निकालोगे खुद सोचो, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, और टाइम पीरियड के लिए क्या दे रखी है, हिंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ऐसा थोड़ी है थोड़ा बहुत भी इधर उधर शब्द हुए तो करेंगे ही नहीं, लगाओ थोड़ा दिमाग, ऐसे स्ट्रेट टू स्ट्रेट क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। करो अभी करो,
फ्रीक्वेंसी दी है तो टाइम पीरियड पता है, कितना चार्ज क्रॉस किया एक टाइम पीरियड में, Q बाई टी ही तो करंट होगा। करो जरा। मैंने क्वेश्चंस मार्क करवा दिए, तो ये टॉपिक खत्म है। सोलेनॉइड और टॉरॉइड ये हमें डिटेल में ईएमआई में पढ़ने हैं, तो हम ईएमआई में ही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे। तो कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इसका नाम है ईएमआई। छोटा टॉपिक है, इतना ज़्यादा